महर्षि की अनुमति के बिना कोई भी उनके जहाज में प्रवेश नहीं कर सकता था। जब भी जहाज रुकता तो उसके 5 फीट के दायरे में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप ही मारा जाता। हालांकि वो उच्च आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग थे जो शनाया की मदद करना चाहते थे, लेकिन किसी की भी जहाज के करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। यशाचारी जहाज के करीब गए, लेकिन वो भी बहुत करीब नहीं गए क्योंकि उन्हें भी इसका परिणाम पहले से पता था। उन्होंने शनाया की ओर हाथ उठाया और कहा, मेरे पास कूदो। शनाया वहीं खड़ी रही और उनकी तरफ देखने लगी। वो थोड़ी डरी हुई लग रही थी, लेकिन अंत में शनाया कहती है, आचार्य, क्या आप मुझे पकड़ सकते हैं? यश आचार्य सर हिलाते हुए जवाब देते हैं, जरूर। यश आचार्य जहाज से सिर्फ 5 फीट की दूरी पर थे। शनाया अपनी पूरी ताकत के साथ छलांग लगा सकती थी। अगर वो चूक भी जाती तो यश आचार्य उसे पकड़ लेते। वहां पर भीड़ भी हैरान होकर ये सब देख रही थी, क्योंकि वो यश आचार्य को इस लड़की की सहायता करने की कोशिश करते हुए देख रहे थे। उनमें से कुछ ने तो शनाया से ईर्ष्या भी महसूस की थी। फिर उन्होंने महर्षि को देखा, जिन्होंने बैगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था। वो वहीं खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो शनाया की मदद करना चाहते। उनके सभी 8 सेवक ऊंची मीनार पर खड़े थे और महर्षि को चारों तरफ से घेरे हुए थे। उन सभी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उनमें से किसी ने भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। शनाया जहाज के आखिरी छोर पर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उसने मन ही मन कुछ फैसला कर लिया है। अंत में उसने यशाचार्य की ओर छलांग लगा दी। जब वो यशाचार्य की ओर बढ़ रही थी तो यशाचार्य ने उसे खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अचानक शनाया गायब हो गई। यशाचार्य अपनी खाली हथेली को देखते रह गए। भीड़, राजा विक्रमादित्य जो अभी वहां आया था और महर्षि, सभी दंग रह गए। यह सब एक नाटक की तरह लग रहा था जो किसी पर्दे पर चल रहा हो, लेकिन ऐसा लगा कि अचानक से इस नाटक का मुख्य पात्र भाग गया। सबकी नजर यशाचार्य पर थी। लोगों को शक था कि यशाचार्य ने ही कोई चाल चली है। राजा भी गुस्से में लग रहा था क्योंकि वो जानता था कि यशाचार्य शनाया को दूर ले जाना चाहते थे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो ये काम समाज के सामने करेंगे। इसलिए राजा यशाचार्य से पूछता है, आचार्य, शिरीन कहाँ है? एक टोपी से यशाचार्य ने अपनी आंखों को हल्का सा ढक लिया था ताकि कोई उनके चेहरे के हाव भाव ना देख सके। साथ ही उन्होंने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर अचानक से वो गायब हो गए। वहां मौजूद सभी लोग ये सोचने लगे कि क्या यशाचार्य भाग गए। इस घटना के होते ही राजा ने तुरंत महर्षि की तरफ देखा। राजा इस उम्मीद में था कि वो यशाचार्य का पीछा करेंगे। हालांकि महर्षि अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले। राजा को इस घटना पर बड़ी हैरानी हुई और उसने फिर से महर्षि की तरफ देखा, लेकिन महर्षि अपनी जगह पर नहीं दिखे। इस तरह पहले शनाया, फिर यशाचार्य और अंत में महर्षि को गायब होता देख सभी लोग हैरान हो गए। राज्य में बात उठने लगी कि शनाया की परीक्षा कराने वाले महर्षि अचानक कहां गायब हो गए। उनके साथ तीनों शिष्य भी चले गए। राजा ये सोच रहा था कि क्या परीक्षा अभी भी जारी रहेगी। राज्य के पश्चिम में एक छोटा सा जंगल था जिसमें घनी और लंबी घास थी। यशाचार्य एक पेड़ पर खड़े होकर नीचे देख रहे थे। उनकी आंखों से कोई भी बच नहीं सकता था। अब वो जंगल को ऊपर से देख सकते थे। हालांकि उन्होंने 3 बार इस जगह की अच्छे से तलाशी ली थी, लेकिन वो इंसान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठी जोर से कस ली। दूसरी तरफ शनाया ने इस सबसे बचने के लिए अपनी टेलीपोर्ट तकनीक का उपयोग किया। हालांकि टेलीपोर्ट करके वो उस जगह नहीं आई जहां यशाचार्य ने आने को कहा था, इसीलिए वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कहां आई है। ये साफ जाहिर था कि शनाया यशाचार्य के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अभी भी उनसे नफरत करती थी। इस तरफ यशाचार्य ने अपना ध्यान लगाने के लिए कुछ देर आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। फिर उन्होंने हाथ उठाया और आसमान की तरफ देखकर अपना हाथ लहराया और चारों तरफ हवा में 8 रंग की रोशनी चमकने लगी, जिसके द्वारा वो शनाया को ढूंढ सकते थे। जैसे ही वो 8 रोशनी चमकने लगी, उन्होंने अपने हाथ को दोबारा हवा में फेरा और उन रोशनियों से कुछ शब्द बनने शुरू हो गए। यशाचार्य की इस जादुई क्रिया के 1 घंटे बाद सभी जासूसों के पास शनाया को ढूंढने का आदेश पहुंच चुका था। उन जासूसों के पास एक अद्भुत पक्षी था जिसे एक खास दवा का इस्तेमाल कर बनाया गया था ताकि उसकी सूंघने की क्षमता एक सामान्य पक्षी की तुलना में 10 गुना ज्यादा तेज हो सके। वो पक्षी इतना माहिर था कि किसी भी इंसान की सांसों की गंध सूंघकर उसका पता बता सकता था। इसलिए यशाचार्य ने हरी रोशनी का इस्तेमाल करके अपने संदेश के साथ उसमें शनाया की सांसों की महक को भी मिला दिया था। इस बात का शनाया को कोई अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ खुद के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ सवाल ये था कि क्या वो पक्षी उसे ढूंढ पाएगा। शनाया के गायब होने पर राजा ने अपने सिपाहियों को उसे राज्य के हर कोने में ढूंढने का आदेश दिया।
राजा का आदेश सिपाहियों के लिए भगवान के आदेश के समान था। कुछ ही समय में सिपाही शनाया को ढूंढने के लिए राज्य के हर कोने में पहुंच गए। शनाया सोच रही थी कि राज्य का वो कौन सा कोना है जिसमें सिपाहियों ने कभी प्रवेश नहीं किया होगा। जवाब था राजा का कमरा। जितना कि राज्य में कोलाहल मचा हुआ था, उतनी ही महल में शांति थी। नौकर और पहरेदार हमेशा की तरह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, इसीलिए राजा का कमरा शांत था। सफाई करने के अलावा वहां कोई नहीं जाता था। राजा का कमरा बड़ा शानदार था। कमरे में सब कुछ बहुत ही सटीकता से बनाया गया था। साथ ही राजा के लिए मेज पर चाय और जलपान रखा हुआ था। शनाया ने 4 कप चाय और 1 प्लेट भर खाना खाया, तब जाकर उसकी भूख मिटी। दूसरी तरफ राजा शनाया के लिए चिंतित था और शनाया उस कमरे में दोपहर से बैठी हुई थी। पूरे दिन भर घूमकर वो थक गई थी। कुछ समय पहले जब शनाया को राजा ने धोखे से महल में बुलाया था, तब राजा ने एक दावत की थी। यश आचार्य भी वहां आए, पर उन्होंने दावत खाने से मना कर दिया। इस दावत में शुरू से अंत तक शनाया ने भी सिर्फ पपीते का सूप पिया था, जो उसे महर्षि ने दिया था। इसी परीक्षा के दौरान महर्षि ने शनाया के हालात को बदतर बनाने के लिए अपने नौकर को इशारा किया और तभी उसने शनाया को जहाज में बिठाकर जहाज को बहुत तेज चलाया, जिससे शनाया को बहुत शोरगुल का सामना करना पड़ा। साथ ही जहाज की उथल पुथल में उसकी कटोरी से लगभग सारा सूप गिर गया। लेकिन जब जहाज रुका तो शनाया को महसूस हुआ कि उसकी टेलीपोर्ट की शक्ति वापस आ गई है। शनाया के लिए बड़ी खुशी की बात थी। उसे जो शक्ति वापस मिली थी उसका उपयोग वो क्यों ना करती। इसलिए जब उसे यश आचार्य ने छलांग लगाने को कहा तो उसने टेलीपोर्ट की शक्ति का इस्तेमाल किया और वहां से गायब हो गई। वो जानती थी कि एक बार जब वो गायब हो जाएगी तो राजा पूरे राज्य में उसकी तलाश करवाएगा, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि वो उसी के कमरे में छिप सकती है। शनाया ने खाना खाने के बाद खुद को छिपाने के लिए अपने थैले से उपकरण का एक सेट निकाला ताकि वो अपना वेश बदल सके। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके माथे पर उसके पैदाइशी निशान के अलावा उसका छोटा शरीर उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जब वो शिरीन के शरीर में आई थी तो उसका पहला काम यही था कि वो अपने पैदाइशी निशान को अच्छी तरह से ढक कर रखे। उस समय भी जब उसने आईने में खुद को एक डरी हुई लड़की के शरीर में देखा था जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, तभी शनाया की खुशी दोगुनी हो गई थी और वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। इस बार भी दूर की सोच रखने वाली शनाया ने राजा विक्रमादित्य के महल में जाने से पहले अपने उपकरणों को बैग में रख लिया था और वो खुश थी। ये उपकरण अब उसके काम आएंगे। तभी अंगूठी पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? शनाया ने जवाब दिया, उठ गई तू? अंगूठी इतने समय से शांत थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि वो दोबारा से जीवित हो गई है। अंगूठी कहती है, मेरी आवाज अचानक बंद हो गई और मैंने अपनी चेतना खो दी थी। शनाया को अंगूठी पर भरोसा था कि वो जो कह रही है सच ही होगा। फिर शनाया ने महर्षि के बारे में सोचा, क्या महर्षि वही इंसान है जो कभी उसकी मुसीबतों का कारण था? शनाया लोगों को समझने में खुद को अच्छा मानती थी, फिर भी वो महर्षि को नहीं जान पाई थी और उसे ये भी लगा कि ये इंसान बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे इस इंसान से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अंगूठी शनाया से फिर से पूछती है, अब हम आगे कहाँ जाएंगे? शनाया ने जवाब दिया, हमें इस देश को छोड़ना होगा और नए राज्य तलाशने होंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए शनाया को पता था कि मुसीबत से दूर रहने के लिए उसे इस राज्य को छोड़ना होगा। तभी अंगूठी चिंतित होकर कहती है, मुझे लगता है कि महर्षि इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। शनाया ने अपनी अंगूठी को थपथपाया और जवाब देने से पहले मुस्कुराई। भले ही वो जाने नहीं देना चाहते, फिर भी वो तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरे पास मेरी टेलीपोर्ट की शक्ति हो। शनाया ने अपनी बात पूरी की, तभी उसे चारों ओर एक हंसी की आवाज सुनाई पड़ी। इस हंसी की वजह से शनाया के चेहरे के भाव बदल गए और उसने तुरंत एक प्लेट उठाई और उसे हंसी की दिशा की ओर फेंक दिया। प्लेट फर्श पर गिर गई। किस्मत से जमीन मोटी कालीनों से ढकी थी, इसलिए पकवान बिल्कुल ठीक था। जैसे ही फर्श पर प्लेट गिरी, शनाया टेलीपोर्ट करके कमरे से बाहर चली गई। प्लेट की आवाज सुनकर नौकरानी चिल्लाई, कौन है वहां? उसने कमरे में देखने के लिए जल्दी से दरवाजा खोला और चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने राजा के लिए जो चाय और व्यंजन तैयार किए थे वो खा लिए गए थे, इसलिए उसने फिर से कमरे को देखा, पर उसे कुछ नहीं मिला। राजा के कमरे में जाना एक अपराध था, इसलिए उसने ये बात किसी को बताई भी नहीं। लेकिन उसने फिर से चाय और पकवान बनाकर कुछ ही मिनटों में टेबल पर रख दिए, जिससे कमरा पहले की तरह हो गया। शनाया को कई बार टेलीपोर्ट करने के बाद आखिरकार एक घर मिला जहां वो रुक सकती थी। घर लंबे समय से खाली था क्योंकि वहां लंबी घास उगाई थी। शनाया जब घास के बीच खड़ी हुई तो उसका पूरा शरीर ढक गया। शनाया ने इस घर के खंडहरों को देखा। ये वही मशहूर भूतिया घर था जिसमें घुसने की हिम्मत करना लोगों के लिए मुश्किल था। इसीलिए वो राहत महसूस कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी जो हंसी उसने पहले सुनी थी वो हंसी महर्षि की थी।
उन्होंने शायद पता लगा लिया था कि शनाया कहाँ है, लेकिन खुशकिस्मती से शनाया ने पकड़े जाने से पहले ही खुद को टेलीपोर्ट कर लिया था। शनाया की टेलीपोर्ट शक्ति उसके पीछे कोई ऐसी ऊर्जा नहीं छोड़ती थी जिससे उसे ट्रैक किया जा सके, इसलिए बताना मुश्किल था कि वो किस दिशा में गई। भले ही महर्षि लोगों की खोज करने में माहिर थे, वो भी ये समझते थे कि टेलीपोर्टेशन के बाद वो शनाया को नहीं ढूंढ पाएंगे, और शनाया लगातार टेलीपोर्ट कर रही थी। फिर वो थक कर एक जगह बैठ गई। तभी उसने अंगूठी से पूछा, क्या तुम बता सकती हो हमारे आसपास कौन है? अंगूठी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक से शनाया के कंधे पर एक हाथ आया, साथ ही शनाया के कान में किसी ने आवाज दी, शिरीन, तुम क्या करना चाहती हो? शनाया हैरान होकर उछल पड़ी और वो हाथ उसके कंधे से फिसल गया। उसने उस घर से भागने के लिए दोबारा से टेलीपोर्ट किया और वो खेतों में जा पहुंची। पतझड़ का मौसम था, मकई की अभी तक कटाई नहीं हुई थी और अभी भी फसलों ने खेतों को ढका हुआ था। शनाया खेत की लंबी फसलों के बीच छिप गई। काफी समय से बारिश न होने के कारण फसलों की पत्तियों पर धूल जमी हुई थी। शनाया एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, लेकिन वो मिट्टी से गंदी हो गई थी। वो जानती थी कि अगर वो अपनी टेलीपोर्ट तकनीक का बार बार इस्तेमाल करती रही तो इससे उसे चक्कर आ सकते। वो हाँफ रही थी और आराम करने के लिए वो एक जगह पर बैठ गई। भले ही महर्षि के पास महान शक्तियां थी, लेकिन वो खुद को साफ सुथरा रखना पसंद करते थे। इसीलिए शनाया ने सोचा कि वो उसे ढूंढने के लिए उस जगह पर नहीं आना चाहेंगे। यदि वो आए तो शनाया उन पर मिट्टी फेंक देगी। शनाया इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि उसे पीछे से एक आवाज आई, क्या हो गया तुम्हें लड़की? कभी टूटे मकान तो कभी गंदे खेतों में भाग रही हो। कोई साफ सुथरी जगह नहीं मिल रही छुपने के लिए? इस बार शनाया ने टेलीपोर्ट नहीं किया। वो धीरे से मुड़ी और उस दिशा की ओर देखा जहां से आवाज आई थी। शनाया ने गंदी फसलों के ऊपर महर्षि को देखा। उनके माथे पर मणिक के साथ उनके काले बाल कमर तक लहरा रहे थे और उन्होंने बैगनी रंग का वस्त्र पहना हुआ था। शनाया धीरे से उठ खड़ी हुई और पूछा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? वो अब जानती थी कि वो उनसे दूर नहीं भाग सकती। जाहिर तौर पर महर्षि ने शनाया के ऊपर कोई ट्रैकर लगा रखा था ताकि वो उसे इतनी सटीक रूप से ढूंढ सके। शनाया ने अपने सारे कपड़े बदल लिए थे और नहा भी लिया था, फिर भी वो महर्षि से नहीं बच पाई। महर्षि ने उसे 2 बार ढूंढ लिया था और ये तीसरी बार था कि उन्होंने शनाया को आसानी से ढूंढ लिया। महर्षि ने मुस्कुराकर पूछा, तुम भाग क्यों नहीं रही हो? शनाया ने गुस्से से उन्हें देखा और उसे महर्षि को घूंसा मारने का मन किया। शनाया जानती थी कि भागना बेकार है, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, वो फिर से क्यों भागे? उनके साथ लुका छिपी खेलने के लिए वो इतनी बेवकूफ नहीं है। क्या वो शनाया को पकड़ लेंगे या शनाया फिर से गायब हो जाएगी? अगर शनाया पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा? महर्षि शनाया को क्यों पकड़ना चाहते थे? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। शनाया से कहते हैं, अगर भागते भागते तुम्हारा मन भर गया हो तो मेरे साथ वापस चलो, क्योंकि अभी भी परीक्षा पूरी करने के लिए समय बाकी है। तुम जानती हो ये मौका बार बार नहीं आएगा। हर एक बार सूरज ढल गया तो हमें फिर से इंतजार करना पड़ेगा। इतना कहते ही महर्षि अपना हाथ शनाया की तरफ बढ़ाते हैं और शनाया से कहते हैं, आओ यहां से निकलने में मैं तुम्हारी मदद करता हूं। शनाया ना चाहते हुए भी अपना हाथ महर्षि के हाथ की तरफ बढ़ाती है, लेकिन उसके हाथ में कीचड़ लगा देख महर्षि अपना हाथ पीछे हटाते हुए कहते हैं, तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए, इससे पहले कि महर्षि अपनी बात पूरी कर पाते। शनाया के हाथ से कुछ मिट्टी के कण उनकी तरफ उड़ाते हैं, जिन्हें महर्षि अपना हाथ घुमाकर हवा में रोक देते हैं और खुद भी वहां से दूर हट जाते हैं। महर्षि ने इसे शनाया की शरारत समझकर मिट्टी के कणों को सुइयों के रूप में बदल दिया। तभी उन्हें महसूस हुआ कि शनाया इस वार के लिए बहुत छोटी है और वो इसे नहीं झेल पाएगी। साथ ही एक छोटी बच्ची पर ऐसा वार करना उन्हें नैतिकता के खिलाफ लगा, इसलिए वो सुइयों की दिशा बदल देते हैं और खेत में शनाया के चारों तरफ सुइयों की बरसात हो जाती है। महर्षि खेत में खड़े होकर सुइयों के घेरे को देख रहे थे, तभी शनाया खुद को वहां से टेलीपोर्ट करके गायब कर लेती है, जिस पर महर्षि को गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहते हैं, क्या लड़की इतनी बेवकूफ है या फिर मेरे साथ वो कोई खेल खेलना चाहती है? महर्षि अपनी आंखें बंद करके शनाया पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन शनाया का कोई भी निशान नहीं मिलने पर वो हैरान हो जाते हैं। साथ ही उनके मन में सवाल उठता है कि कहीं उस लड़की को सूचक यंत्र का पता तो नहीं चल गया। वैसे ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि वो यंत्र आध्यात्मिक शक्तियों से बना हुआ था, इसलिए यंत्र को इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। राज्य से बाहर एक बड़ी प्रसिद्ध झील थी। वो झील प्रसिद्ध होने के साथ साथ काफी लंबी और गहरी भी थी। झील के दोनों तरफ लहरें उठ रही थी और इस झील में एक अलग तरह का शैवाल उगाया था। शैवाल में लाल गुच्छे लगे हुए थे जो पानी की सतह पर तैर रहे थे। साथ ही इस शैवाल में एक अलग तरह की खुशबू थी जो चारों तरफ फैली हुई थी। अगर इस पानी में नहाया जाए तो कुछ दिनों तक इसकी खुशबू
शरीर में बनी रहती है, लेकिन इसका एक नुकसान था कि 3 दिनों तक खुशबू शरीर से साफ ना होने पर एक गंदी महक में बदल जाती थी, जिसे कुछ दूर से भी महसूस किया जा सकता था। ये जानकर आसपास के लोग झील में नहाने से कतराते थे, पर शनाया ने सीधे पानी में टेलीपोर्ट किया और पानी की सतह पर खिले फूलों को देखा। तभी अंगूठी शनाया से कहती है, इस पानी में नहाने से तुम्हारी पीठ में बना सूचक यंत्र साफ किया जा सकता है। मकई के खेतों में अंगूठी ने एकदम उठकर शनाया को इस यंत्र और झील के पानी के बारे में बताया था, इसीलिए शनाया ने खुद को सीधा झील में ही टेलीपोर्ट किया। अभी भी शनाया महर्षि के बारे में सोच रही थी और बार बार उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि कहीं वो पकड़ी जाती तो महर्षि उसके साथ क्या करते। इसलिए शनाया ने फैसला किया कि जब तक हो सके वो खुद को महर्षि से दूर रखेगी। फिर शनाया नहाते हुए अपनी पीठ को रगड़ने लगती है। कुछ देर लगातार रगड़ने के बाद शनाया अंगूठी से पूछती है, क्या तू मुझे वो जगह बता सकती है जहां पर यंत्र है? अंगूठी जवाब देती है, ये तुम्हारे सीने के एकदम पीछे वाली जगह पर है। शनाया अंगूठी से पूछती है, एक बात तू मुझे बता, तेरी भाषा हर बार बदल कैसे जाती है? अंगूठी शनाया से कहती है, मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? शनाया कहती है, मतलब जब तू पहली बार मुझसे मिली थी तो एकदम मुफट हुआ करती थी, तू तड़ा करके बात करती थी, फिर एकदम से तुझे पता नहीं क्या हो गया कि तू आप जी करके बात करने लगी, और अब तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, इस तरह से बात कर रही, ऐसा क्यों? अंगूठी शनाया को जवाब देती है, तुम जो कह रही हो मुझे इनमें से कुछ भी याद नहीं है। शनाया एकदम से हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर उसकी अंगूठी को हो क्या रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसके बात करने के तरीकों में इतना बदलाव आ जाना, फिर उसका इस तरह से कुछ याद न रखना। इस बात को ठीक से जानने के लिए शनाया अंगूठी से पूछती है, अच्छा तुम्हें वो दिन याद है जब हम लोग उद्योग भवन में मिले थे? कितनी जबरदस्त भागदौड़ का माहौल था ना? अंगूठी शनाया से पूछती है, किस दिन? कैसी भागदौड़ की बात कर रही हो तुम? अब शनाया घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, और इसी के साथ शनाया के दिमाग में बात घूमने लगती है कि शायद महर्षि ने जब उसकी जड़ी बूटी को अंगूठी के पठार में डाला था, शायद उसी वक्त उन्होंने उसके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। शनाया अंगूठी से कहती है, क्या तुम वही जड़ी बूटी हो जिसे मैं उद्योग भवन से लाई थी, या कुछ और हो? अंगूठी जवाब देती है, हम जो भी होते हैं हम नहीं होते हैं, हमारा मस्तिष्क होता है। यदि तुम्हारे मस्तिष्क के साथ कोई छेड़खानी करे तो तुम्हारी पहचान बदल जाती है, तुम्हें कई सारी चीजें याद नहीं रहती जो तुम्हारे साथ हुई हो। शनाया अंगूठी से कहती है, मुझे पहेलियां समझ नहीं आती, तो साफ साफ बोलना, क्या मतलब है तेरा? अंगूठी शनाया से पूछती है, क्या आपको याद है कि महर्षि की बनाई हुई प्रतिमा में वो इंसान कौन था, और महर्षि किसकी तरह लगते हैं? शनाया कहती है, हाँ, उस तस्वीर में जो आदमी था जो मुझे गुफा में मिला था जब मैं नंगी भाग रही थी और मैंने उसके कपड़े उतार कर पहन लिए थे, और महर्षि जिसकी तरह लगते हैं वो एक राजकुमारी थी जो मुझे एक बार किसी महल में मिली थी। मैं किसी से जान बचाकर भाग रही थी और उस महल में घुस गई थी और सीधा उसी राजकुमारी के कक्ष में घुसी थी जब वो नहा रही थी। मैंने उसे डराया धमकाया भी था कि वो कोई आवाज ना करे। फिर अंगूठी शनाया से पूछती है, कब की बात है, कितने दिन हुए इन दोनों घटनाओं को? और तभी शनाया एकदम से बोलने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन रुक जाती है और खुद ही हैरान हो जाती है, आखिर उसे याद क्यों नहीं आ रहा। शनाया सोचने लगती है कि क्या ये दोनों घटनाएं घटी भी थी या फिर सिर्फ उसका कोई वहम था, या ये कोई सपना था। तभी अंगूठी शनाया से कहती है, मस्तिष्क को आध्यात्मिक शक्तियों से आसानी से छेड़ा जा सकता है, जो हो रहा है जरूरी नहीं सच हो, और जो हो चुका है जरूरी नहीं कोई सपना हो। अंगूठी की इन बातों से शनाया का सर चक्कर खाने लगता है और वो दोबारा अपनी पीठ पर लगे उस यंत्र को छुड़ाने लग जाती है। ये शनाया की पीठ का वो भाग था जहां वो अपना हाथ नहीं पहुंचा पा रही थी, इसलिए शनाया अंगूठी से पूछती है, क्या तू मेरे लिए एक तौलिए का रूप ले सकती है? अंगूठी का पत्थर पुरुष तत्व से बना हुआ था, इसलिए अंगूठी इस बात से इनकार करना चाहती थी। इसलिए अंगूठी शनाया से कहती है, मैं सिर्फ ठोस चीज में बदल सकती हूँ। अंगूठी कोई भी रूप ले सकती थी, पर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि ये उसकी नैतिकता के खिलाफ होता। वैसे तो अंगूठी हर समय शनाया के हाथ पर ही रहती थी, लेकिन जब शनाया सोती या नहाती थी तो अंगूठी अपनी 5 इंद्रियों को बंद करके उसे शांति से एकांत में नहाने के लिए छोड़ देती थी। शनाया ने अपनी ड्रेस के किनारे को फाड़ा, फिर फूल की पंखुड़ी को कपड़े पर लगाया। उसने अपनी पीठ पर से कपड़ा हटाया। इस समय सूरज ढल चुका था और आकाश में केवल रंगीन बादल दिखाई दे रहे थे। ये जगह सन्नाटे से भरी हुई थी और आसपास लोगों के रहने का कोई निशान नहीं दिख रहा था, इसलिए शनाया पानी में तैर गई और बिना चिंता किए उसने पीठ को रगड़ा। 10 से अधिक बार रगड़ने के बाद शनाया अंगूठी से पूछती है, क्या यंत्र चला गया? अंगूठी जवाब देती है, आधा चला गया है, इसलिए अब इसका असर कम हो जाना चाहिए। शनाया ने राहत की सांस ली और सोचा, कम से कम इसके बिना महर्षि से बचने का एक मौका मिल तो सकता है। फिर शनाया ने सोचा, लेकिन महर्षि अनुमान लगा सकते हैं कि वो नहाने के लिए झील पर आएगी, लेकिन हो सकता है कि महर्षि उसे ढूंढ ना पाई क्योंकि झील बहुत बड़ी थी। शनाया पूछती है, ये यंत्र दिखता कैसा है? वो लोकेटर के बारे में जानना चाहती थी ताकि वो महर्षि पर उनकी ही चाल का इस्तेमाल कर सके।
अंगूठी ने जवाब दिया, ये गोल आकार के सिक्के जैसा दिखता है। शनाया पूछती है, क्या तू इसे निकाल कर दिखा सकती है? अंगूठी जवाब देती है, इसे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी तस्वीर खींचकर दिखा सकती हूँ। इसके बाद अंगूठी शनाया के हाथ से उसकी पीठ पर चली जाती है। कुछ देर बाद पानी की सतह पर शनाया को उस यंत्र की तस्वीर दिखती है। शनाया जानकर हैरान थी कि अंगूठी तस्वीरें भी ले सकती है। उसने देखा यंत्र एक सिक्के के आकार का दिखता था, जिसके चारों तरफ लाल रंग के संस्कृत के शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। शनाया ये शब्द पढ़ सकती थी, लेकिन वो आधा यंत्र पहले ही मिट चुका था, जिस पर उसे पछतावा हो रहा था। शनाया अंगूठी से पूछती है, क्या तू अभी भी यंत्र की पूरी तस्वीर को याद कर सकती है? अंगूठी कहती है, नहीं, पर तुम्हें पूरी तस्वीर क्यों चाहिए? क्या तुम इस विद्या को सीखना चाहती हो? लेकिन इस विद्या को सीखना कठिन है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है। शनाया कहती है, जल्दी मेरे पास भी आध्यात्मिक शक्ति होगी, इसलिए जितना हो सके मुझे इसे सीखना है। तभी शनाया के कानों में एक आवाज आती है, तुम कितनी अच्छी शिक्षार्थी हो और तुम अच्छी लड़की भी हो। यह आवाज शनाया के लिए किसी शैतान की आवाज से कम नहीं थी। धीरे धीरे शनाया को महर्षि की सांसें सुनाई देने लगती हैं। उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ जाता है। शनाया अपने कपड़े संभालने के बाद पीछे मुड़कर देखती है। बैगनी लबादा, काले बाल और माथे पर माणिक, ये महर्षि थे। वो पानी पर खड़े थे, लेकिन उनके जूते भी गीले नहीं हुए। शनाया सोच रही थी, वो पहले से ही सूचक यंत्र धो चुकी थी, तब भी उसे महर्षि ढूंढने में कामयाब कैसे हो गए। महर्षि मुस्कुराते हुए शनाया से कहते हैं, तो तुम इस यंत्र के बारे में जानना चाहती हो? मुझे इसे बनाने की 6 विधियां पता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। शनाया उनकी ओर ध्यान से देखते हुए कहती है, हाँ, मैं सीखना चाहती हूँ। महर्षि कहते हैं, तो मैं ये समझूं कि तुम अब भागना नहीं चाहती? शनाया कहती है, इसे सीखकर भाग जाने में देर नहीं हुई है। महर्षि को सोचने के बाद शनाया से कहते हैं, मैं अपना कौशल आसानी से दूसरों को नहीं सिखाता। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हें सिखाना चाहिए? शनाया कहती है, आपने मुझसे कहा कि क्या मैं सीखना चाहती हूँ। आपने पहले ही मुझे इसकी इजाजत दे दी है। अब जब मैंने फैसला कर लिया कि मैं सीखना चाहती हूँ, तो आपको अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। एक महर्षि होने के नाते आप अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। महर्षि फिर से शनाया से कहते हैं, तुम्हारी बात सही है। उन्होंने कहीं से कुर्सी निकाली और उसे पानी की सतह पर रखकर उस पर बैठ गए और अपनी ठुड्डी को अपने हाथों से सहलाने लगे। शनाया ने उनकी ओर गुस्से से देखा। तभी महर्षि कहते हैं, एक महर्षि होने के कारण क्या मुझे हमेशा अपने वचन पर कायम रहना होगा? अगर मैं अपना वादा तोड़ दूं तो क्या होगा? शनाया ने महर्षि से इस बात की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसने हैरानी से सवाल पूछा, क्या आप असली महर्षि हैं? महर्षि जवाब देते हैं, बेशक मैं हूं, पर ये तुम क्यों पूछ रही हो? शनाया बिना जवाब दिए तैरना शुरू कर देती है, लेकिन मिनटों तक तैरने के बाद भी वो किनारे के पास नहीं पहुंच पाती। वैसे तो किनारा पास ही दिख रहा था, शायद ये महर्षि की कोई चाल थी। शनाया उनसे दूर नहीं भाग सकती थी, ना ही उनसे लड़ सकती थी, इसलिए उसने ध्यान लगाने का फैसला किया। महर्षि ने शनाया की तरफ देखा और सोचा, ऐसे बहुत से लोग थे जिनका सामना उनसे हुआ था, लेकिन शनाया उनमें से अलग थी। महर्षि ने शनाया का ध्यान तोड़ने के लिए कई उपाय किए, लेकिन शनाया ने अपनी आंखें नहीं खोली। महर्षि ने उम्मीद नहीं की थी कि शनाया उनके सामने इस तरह शांत होकर ध्यान करेगी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वो शांत होने का नाटक नहीं कर रही थी, नहीं तो महर्षि उसका झूठ पकड़ लेते। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आसमान में तारे चमकने लगे। शनाया अभी भी ध्यान कर रही थी। महर्षि शनाया को देखकर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। तभी उन्होंने कहीं से मछली पकड़ने की छड़ी निकाली और मछली पकड़ने लगे। वैसे तो वो कई कोशिशों के बाद भी मछली नहीं पकड़ पाए थे, पर कुछ समय बाद एक मछली उनकी रील में फंसी, लेकिन शनाया के हिलने से वो भी भाग गई। महर्षि शनाया से कहते हैं, तुमने मेरी मछली को डरा दिया। शनाया उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, क्या मैं आपके लिए एक मछली पकड़ दूं? महर्षि हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम यहां मछली पकड़ पाओगी? शनाया जवाब देती है, पता नहीं। महर्षि मुस्कुराते हुए मछली पकड़ने वाली छड़ी शनाया को देते हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। वो छड़ी हरे और चमकीले रंग की थी। तभी शनाया अपनी 2 उंगलियां उठाते हुए कहती है, मेरी 2 शर्तें हैं। महर्षि पूछते हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? शनाया सर हिलाते हुए ना कहती है। महर्षि फिर से पूछते हैं, फिर क्या शर्तें हैं? शनाया कहती है, सबसे पहले मैं किनारे पर जाकर मछली पकड़ना चाहती हूँ। दूसरी, मैं इस मछली पकड़ने वाली छड़ी का रंग बदलना चाहती हूँ। शनाया किनारे पर पहुंच जाती है, लेकिन उसके पूरे शरीर से पानी टपक रहा था। रात को झील के किनारे मौसम काफी ठंडा था। किनारे पर पहुंचते ही शनाया को कई बार छींक आ गई। अपने गीले बाल झाड़कर शनाया महर्षि से पूछती है, क्या मैं अपने कपड़े बदल सकती हूँ? ये बहुत गीले हो गए हैं। महर्षि पूछते हैं, तुम कपड़े कहाँ बदलोगी? शनाया एक चट्टान के घेरे की तरफ इशारा करते हुए जवाब देती है, वहां। महर्षि उससे इनकार करते हुए कहते हैं, नहीं, तुम्हारे लिए वहां से भागना बहुत आसान है। मेरे पास तुम्हारा पीछा करने का धैर्य नहीं है। शनाया सोचती है,
उसने कभी अपना पीछा करने के लिए नहीं कहा। साथ ही वो महर्षि से कहती है, मैं यहाँ कपड़े नहीं बदल सकती। एक लड़की के लिए अपने पति के अलावा किसी और मर्द के सामने कपड़े बदलना गलत है। भले ही अभी मैं छोटी हूँ, फिर भी मैं एक लड़की हूँ। महर्षि एक पल के लिए उसे देखकर कहते हैं, बिल्कुल मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो। क्या शनाया फिर से भागना चाहती थी? क्या बिना ट्रैकर के महर्षि उसे पकड़ पाएंगे? क्या महर्षि शनाया को ट्रैकर की विद्या सिखा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पकड़ एफएम पर। महर्षि ने शनाया को सर से पैर तक देखा और फिर एक छेड़ने वाली मुस्कान के साथ कहा, वैसे दिखने में तुम लड़की जैसी नहीं लगती हो, लेकिन हो एक लड़की, इस बात को मैं पूरी अच्छी तरह से जानता हूं। शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि महर्षि उस दिन की बात कर रहे हैं जब उन्होंने शनाया को बहुत करीब से छू कर देखा था। शनाया का मन किया कि लात मार कर महर्षि को झील में गिरा दे, लेकिन उल्टा तंज कसते हुए उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि आपको एक महिला की तरह कपड़े पहनने का शौक है। ऐसा लगता है कि आप लड़की बनना बहुत अच्छे से जानते हैं। सही कहा, आपकी आंखें भी धोखा खा गई थी, लेकिन दरअसल इसमें मेरी तारीफ नहीं बल्कि आपके देखने की भूल थी। अब आपने खुद ही मुझे एक महिला घोषित कर दिया था तो मैंने भी आपकी हाँ में हाँ मिला दी थी। शनाया चुपचाप सोचती है कि आखिर इतनी महर्षि ने तकलीफ ही क्यों उठाई। उन्होंने शनाया को बताना भी जरूरी नहीं समझा कि वो राजकुमारी नहीं बल्कि एक आदमी थे। हालांकि यह गलती शनाया की ही थी कि उसने महर्षि को एक लड़की समझा था। उस वक्त महर्षि ने ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे जो कोई औरत पहनती है। बस शनाया को जिस बात ने यकीन दिलाया था कि महर्षि औरत है, वो था उनका कोमल दिखने वाला चेहरा। शनाया को गीले कपड़े होने की वजह से ठंड लगने लगी थी। जैसे ही ठंडी हवा चली, शनाया ठंड से कांपने लगी। शनाया को शुरू से ही सर्दी बहुत जल्दी लग जाती थी। अगर उसने कपड़े जल्दी नहीं बदले तो शनाया को सर्दी लगने का डर था। इसलिए वो महर्षि से कहती है, मैं अपने कपड़े यहाँ भी बदल सकती हूँ अगर आप मुझे वहां नहीं जाने देना चाहते तो, लेकिन आपको पीछे मुड़ना होगा। महर्षि हंसते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत है? शनाया कहती है, और नहीं तो क्या। लेकिन शनाया को एकदम से रियलाइज होता है कि कुछ अलग हुआ है। शनाया नीचे देखती है तो पाती है कि उसके सारे कपड़े अपने आप ही सूख चुके हैं। उसके बाल भी पूरी तरह से सूख चुके हैं, लेकिन पूरी तरह बिखर गए थे, जैसे कोई सुबह सोकर उठता है। शनाया जानती थी कि यह महर्षि की ही जादुई ताकत से हुआ है। उसे कुछ सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन शनाया उनकी इस जादुई ताकत से बड़ी प्रभावित हुई और कहने लगी, महर्षि आपके पास कमाल की शक्तियां हैं। महर्षि मुस्कुराकर जवाब देते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज है। और फिर वो शनाया के बालों की तरफ ध्यान देते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपने बालों को कंघी कर लेना चाहिए। महर्षि के देखने के तरीके से साफ जाहिर होता है कि वो शनाया के बालों को किसी चिड़िया के घोंसले से कम नहीं समझ रहे थे, लेकिन शनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस अपने बालों को पीछे की तरफ कर दिया और कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कंघी करने की जरूरत है, ये ऐसे ही ठीक है। लेकिन इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कह पाती, न जाने कैसे वो अपने आप ही पीछे की तरफ झटका खाकर गिरती है और एक कुर्सी पर बैठ जाती है। शनाया एकदम से चौंक कर उठने वाली होती है, लेकिन एक हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे रोक देता है। शनाया पलट कर देखती है कि ये महर्षि हैं और शनाया को वे कंघी देते हुए कहते हैं, अपने बाल ठीक कर लो। शनाया को महर्षि की बात बड़ी अजीब और हंसने वाली भी लगती है कि वो एक बच्चे की तरह उससे जबरदस्ती बाल ठीक करने को कह रहे हैं। शनाया उनसे बहस नहीं करना चाहती और ना ही मामले को तूल देना चाहती, इसीलिए उसने उनसे कंघी ली और अपने बालों को ठीक करके उसे अच्छे से बांध लिया। शनाया के बाल बांधने का तरीका शायद महर्षि को पसंद नहीं आया। ये बात शनाया उनका चेहरा देखकर पढ़ लेती है, लेकिन महर्षि ये बात कहने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और फिर शनाया से महर्षि कहते हैं, चलो कुछ मछलियां पकड़ते हैं। ये कहकर शनाया के हाथ में महर्षि एक मछली पकड़ने वाली छड़ी दे देते हैं और साथ में ही शनाया को अपनी शीशी में से एक चारा निकाल कर देते हैं। शनाया उस छड़ी को ले लेती है, लेकिन चारा लेने से मना कर देती है और कहती है, मैं अपना चारा खुद ही ढूंढ लूंगी। महर्षि अपनी चारे वाली शीशी को देखते हैं। वो सारे चारे आध्यात्मिक शक्तियों से बने थे और उसके अंदर कई सारी खासियत थी। महर्षि के शिविर में जितने भी जादुई पशु पक्षी थे, सबको ये चारा खाना बहुत अच्छा लगता था। महर्षि यही सोच रहे थे कि इससे बेहतर श्रेणी का चारा शिरीन कहां से ढूंढ कर लाएगी। शनाया अपने आसपास घूमती है और फिर अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकालकर एक जगह बैठकर जमीन खोदने लगती है। काफी देर बाद जमीन के अंदर से शनाया को एक बड़ा सा केंचुआ मिलता है। शनाया उसे अपने हाथ से उठाती है। उसके ऊपर ढेर सारी मिट्टी लगी होती है और वो शनाया के हाथों से भागने की कोशिश कर रहा होता है। महर्षि शनाया से पूछते हैं,
ये तुम्हारा चारा है? तुम्हें लगता है कि मछली इतनी गंदी चीज को खाना पसंद करेगी? ना ही इसके अंदर कोई ऐसे पौष्टिक तत्व होंगे जिनसे वो आकर्षित हो। शनाया सिर्फ इतना ही कहती है, वो खा लेंगी। फिर शनाया केचुए को पानी से धोकर टुकड़ों में काट देती है। महर्षि को कुछ ठीक नहीं लगता और अपनी आस्तीन ऊपर करके एक जादुई रोशनी से उस चारे को पूरा ढक देते हैं। शनाया चौंक जाती है और पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? शनाया ने सोचा था कि वो उसके चारे को मार देना चाहते हैं। महर्षि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शनाया के चारे की तरफ इशारा किया। शनाया ने पीछे मुड़कर उसके चारे की तरफ देखा तो हैरान रह गई। उसने चारों को छोटे बड़े आकार में काटा था, लेकिन अब वो सारे टुकड़े एक बराबर थे। शनाया चुप रही। यह जाहिर था कि महर्षि को हर बात में टांग अड़ाना पसंद था। शनाया ने जानबूझकर केचुओं को छोटे बड़े टुकड़ों में काट दिया था क्योंकि वो अलग अलग आकार की मछलियों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन शनाया ने महर्षि से कोई बहस नहीं लड़ी, बल्कि मछली पकड़ने की तैयारी करने लगी। शनाया बहुत माहिर थी। उसने आसमान में तारों को देखा और किनारे पर कुछ कदम चलकर बैठने के लिए ढलान की तलाश करने लगी। फिर उसने एक चमकते हुए मोती को मछली पकड़ने वाली छड़ी से बांध दिया, उस पर चारा बांध दिया और मछली पकड़ने लगी। चमकता हुआ मोती बहुत ज्यादा चमकीला नहीं था। इसने पानी में सिर्फ थोड़ी ही दूर तक रोशनी फैलाई थी। थोड़ी देर बाद जिस जगह पर उसका चारा था वहां कुछ लहरें दिखाई देने लगी। महर्षि ने अपनी भौएं उठाई और वो हैरान हुए। शनाया के चारे के आसपास मछलियां इकट्ठा हो गई थी। महर्षि पानी के अंदर भी देख सकते थे। कुछ ही देर में एक मछली शनाया की छड़ी से टकराती है, लेकिन शनाया के पास से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती और महर्षि ये देखकर सोचने लगते हैं कि शायद उसे पता नहीं चला कि मछली उसके चारे को खा रही है। लेकिन इससे पहले कि महर्षि इससे ज्यादा कुछ कहे और सोच पाते, वो बड़ी सी मछली ने फिर से चारा खींचना शुरू कर दिया और शनाया अपना हाथ ऊपर उठाकर मछली को बाहर निकालने के लिए अपनी कलाई जोर से घुमाती है। मछली पकड़ने का हुक पानी से बाहर आ जाता है और मछली घास के ऊपर गिरकर तड़पने लगती है। शनाया मछली को अपने पैर से दबाती है और फिर उसे उठाकर महर्षि को देने लगती है। शनाया मुस्कुराकर कहती है, आपने मुझे छड़ी दी, ये उसके बदले में। महर्षि इसे स्वीकार नहीं करते। वो मछली को देखकर कहते हैं, मैं एक सुनहरी मछली पकड़ रहा था और ये एक सिंगी मछली है, मुझे ये नहीं चाहिए। शनाया चुप रही। ऐसा लग रहा था कि महर्षि जानबूझकर उसे परेशान करना चाहते हैं। वो जिस मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उसका नाम भले ही सुनहरी मछली था, लेकिन उसका स्वाद सिंगी मछली जितना अच्छा नहीं होता है। मछली पकड़ने का मकसद तो मछली खाना होता है। नाम और दिखने में कैसी लगती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? शनाया ने महर्षि को मन ही मन कोसा, लेकिन फिर भी वो प्यार से पूछती है, आपको सुनहरी मछली चाहिए? ये भी बता दीजिए कि कितनी बड़ी मछली सही रहेगी। शनाया ने सोचा कि महर्षि से ठीक ठीक पूछना ही बेहतर है, वरना वो उसे फिर से कोई ना कोई बहाने देकर दोबारा मछली पकड़ने को कहेंगे। महर्षि ने शनाया की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, कम से कम 3 किलो की तो होनी चाहिए। सुनहरी मछली आकार में काफी छोटी थी। महर्षि ने चुपके से तालाब के अंदर नजर डाली और देखा सिर्फ 2 सुनहरी मछली थी, जिनका वजन लगभग 1 किलो ही था। शनाया ने चुपचाप अपने हुक में चारे को बांधा और छड़ी में लगी चमकती हुई मोती को उतार लिया और उसकी जगह एक चमकीले नीले रंग के हीरे को बांध दिया। उसने तालाब के पास अपनी मछली पकड़ने की जगह भी बदल दी और फिर उसने मछली पकड़ना शुरू कर दिया। इस बार शनाया को थोड़ा ज्यादा समय लगा। हीरे की चमकती हुई रोशनी पानी के अंदर सिर्फ एक छोटे से कटोरी जितनी ही चमक छोड़ रही थी। कुछ मछलियां चारे को काटती हैं, लेकिन शनाया उन मछलियों को पकड़ने के लिए हुक ऊपर नहीं खींचती। 15 मिनट बाद शनाया ने आखिरकार हुक खींचा और एक सुंदर चमकती हुई सुनहरी मछली को पानी से बाहर निकाला। मछली शनाया के हाथ में फड़फड़ा रही होती है। शनाया उसे एक ही थप्पड़ में शांत कर देती है। फिर शनाया उसे महर्षि की ओर दिखाकर पूछती है, ये ठीक है ना? ये ठीक 3 किलो है। महर्षि चुप रहे। उन्हें तौलने की जरूरत नहीं थी। वो जानते थे कि मछली ठीक 3 किलो की है। महर्षि हैरान होकर सोच रहे थे कि ये लड़की मछली पकड़ने में इतनी माहिर कैसे है। मछली को भूनने के लिए शनाया आग जलाती है और मछली को भूनने में लग जाती है। खुशकिस्मती से वो खाना पकाने में अच्छी थी, इसलिए कुछ ही देर में मछली तैयार हो गई। उसने महर्षि को मछली देते हुए कहा, महर्षि इसे खाकर देखिए। महर्षि ने उसे लेकर चखा। उन्हें स्वाद अच्छा लगा। उन्हें इस मछली का स्वाद उन सारे पकवानों से अच्छा लगा जो वो अपने शिविर में खाया करते थे। ऐसा लग रहा था कि शनाया ने उनके लिए मछली बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो बड़े खुश हुए। फिर शनाया ने सिंगी मछली को भूनना शुरू कर दिया। पूरी तरह से पकने से पहले उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी। अगर सुनहरी मछली का स्वाद अच्छा था तो इस सिंगी मछली की खुशबू के आगे उसका स्वाद पूरा फीका लगने लगा था। इस खुशबू को महसूस करते ही महर्षि को लगा कि उनके सुनहरी मछली का स्वाद सिंगी मछली के आगे तो बिल्कुल भी पानी जैसा सादा है। महर्षि हैरान थे, लेकिन शनाया अपनी मछली खाने में व्यस्त थी क्योंकि उसने बार बार टेलीपोर्ट किया था और उसने बहुत सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। भले ही सिंगी मछली दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन ये पोषण से भरपूर थी और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा था।
ये दुनिया में शनाया की पसंदीदा मछली थी। सिंगी मछली बड़ी नहीं थी, इसका वजन भी सिर्फ 1 किलो का था। कुछ ही देर में शनाया ने उस मछली को चट कर डाला। शनाया ने एक तेज आवाज सुनी। उसने अपने पैर के बगल में देखा तो एक बड़ी और मोटी सी सिंगी मछली एक बार फड़फड़ाकर शांत हो गई। ये सिंगी मछली उस मछली के आकार में दोगुनी थी जिसे शनाया ने खा लिया था। शनाया ने महर्षि की ओर देखा जो उसके सामने शांति से बैठे थे। फिर शनाया ने मछली की ओर देखा, फिर दोबारा महर्षि की तरफ वो देखकर पूछती है, मछली अपने आप ही उछल गई? महर्षि ने जवाब दिया, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। शनाया ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को ठीक से देखा, लेकिन वो भी अपनी जगह पर थी। शनाया ने सोचा कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा। शनाया ने दूसरी मछली ली और उसे भूनना शुरू कर दिया। महर्षि शनाया से प्रभावित हुए और उससे बातचीत करने लगे। क्या तुम अक्सर मछली बनाती हो? शनाया ने उनके बगल में मसालों की बोतल को देखते हुए जवाब दिया, हाँ, क्योंकि शनाया एक रॉ एजेंट हुआ करती थी, इसलिए उसे जंगल में सरवाइव करने की आदत थी। ऐसा करने के लिए उसे ट्रेनिंग मिली हुई थी। उसे शुरू में खाना बनाना पसंद नहीं था, इसलिए खाना बनाने के मामले में उसे ज्यादा अंदाजा नहीं था। लेकिन एक समय आया जब वो रमेश के साथ एक मिशन पर थी और उसने एक मछली पकड़ी। उसने उसे पकाया, लेकिन शनाया ने उस मछली का सत्यानाश कर दिया और रमेश के मछली खाते ही उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। इसके बाद से शनाया ने पूरी लगन से हर तरह की कुकिंग सीखी। शनाया जल्दी ही सब कुछ बनाना सीख गई। वो एक एक्सपर्ट शेफ की तरह बन गई। फिर उसने रमेश को खाने पर इनवाइट किया। रमेश ने जब शनाया के हाथ के बनाए खाने को चखा तो काफी इंप्रेस हुआ। उसने शनाया की खूब तारीफ की। उसके बाद दोनों हमेशा फ्री होने पर एक साथ खाना बनाया करते थे। रमेश मछली पकड़ा करता था, शनाया मछली बनाया करती थी। वो खुश थे। शनाया ने मछलियां बनाने की अलग अलग रेसिपी सीखी थी। बेवकूफ शनाया, सब कुछ वक्त की बर्बादी थी। शनाया ने महर्षि को जवाब दिया, मैं बहुत मछलियां पकाती हूँ, मुझे मछली खाना पसंद है। मछली खाना दिमाग के लिए अच्छा होता है। महर्षि कहते हैं ये एक अच्छी आदत है, आपको इसे बनाए रखना चाहिए। महर्षि को शनाया की थाली को देखकर याद आया कि उन्होंने किसी दूसरे इंसान को भी इसी तरह की मछली पकाते हुए देखा था। महर्षि ने मछली खाई और वो काफी खुश हुए। शनाया उनसे पूछती है, कैसी लगी? महर्षि जवाब देते हैं, लाजवाब। महर्षि ने खुल के तारीफ की और फिर पूछते हैं, आप इन मछलियों को कितने तरीके से पका सकते हैं? शनाया बताती है, 3 तरीके से, भुनी मछली, तली मछली और सालन मछली। अच्छा। महर्षि को अचानक मछलियों में दिलचस्पी आने लगी थी। महर्षि ने अपना हाथ उठाकर हवा में लहराया और एक नीले रंग की रोशनी उनके हाथ से निकलकर तालाब की सतह पर जा टकराती है और पानी को चीरती हुई 3 मछलियां निकालकर शनाया के पास आकर गिरती है। शनाया हैरानी से महर्षि को देखती है जो उससे कहते हैं, आओ इन मछलियों को अपनी तीनों तकनीकों से पकाओ, मुझे देखना है कि तुम कितना अच्छा बना सकती हो। शनाया ने अपने पैरों के पास पड़ी मछलियों को देखा। वो तीनों ताजा और आकार में एक जैसी थी। शनाया के चेहरे के हाव भाव से महर्षि को यकीन हो गया कि वो उसकी इस फरमाइश से नाराज है। शनाया मन ही मन सोच रही थी कि जब ये आदमी सिर्फ हाथों को उठाकर मछलियां पकड़ सकता है तो फिर इतनी देर से मछली पकड़ने का नाटक करने की क्या जरूरत थी? कुछ ज्यादा ही स्टाइल मारने का शौक लगता है इसको। शनाया के पास उन तीनों मछलियों को पकाने के लिए बर्तन नहीं थे, इसलिए उसने सिर्फ 2 ही तरह से मछलियों को बनाया। मछली तैयार होने के बाद शनाया और महर्षि दोनों एक साथ बैठकर शराब पीने लगे। इस खाने पीने के माहौल में भी शनाया पूरी तरह से सतर्क थी, क्योंकि एक रॉ एजेंट होने के कारण शनाया ने कई ऐसे मौके देखे थे जिसमें आपका दुश्मन भी आपको बड़े प्यार से डिनर करने के बहाने आपको चारों तरफ से घिरवा सकता है। हालांकि महर्षि को देखकर शनाया को नहीं लगता था कि उन्हें शनाया को पकड़ने के लिए किसी भी मदद की जरूरत है, लेकिन शक करना शनाया के लिए लाजमी भी था, क्योंकि एक तरफ महर्षि शनाया को पकड़ना चाहते थे और दूसरी तरफ वो उसके साथ बैठकर मछलियां खा रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और उन्होंने कम से कम शराब की 2 बोतलें खाली कर दी। मछलियां जितनी अच्छी बन सकती थी उतनी बनी थी और शराब क्योंकि महर्षि की थी इसलिए जाहिर तौर से वो हाई क्वालिटी वाली बढ़िया शराब थी। यहां तक कि उनके शराब के बर्तन भी बड़े आकर्षक थे। अच्छी शराब होने की वजह से शनाया ने भी जम कर शराब पी। आखिर क्या होने वाला था अगले पल? क्या ये महर्षि की कोई चाल थी जो शनाया समझ नहीं पा रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए। एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शनाया नशे में महर्षि से कहती है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको गाना सुनाऊं? महर्षि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए शनाया से कहते हैं, मुझे संगीत बहुत पसंद है, लेकिन बेसुरा गाना मुझे इस हद तक गुस्सा दिलाता है कि मैं गाने वाले की जबान काट दूं। क्या अभी तुम मुझे गाना सुनाओगी?
शनाया थोड़ी देर सोचने के बाद अपने होठों को दबाते हुए महर्षि के सवाल का जवाब देती है। मैंने कई बार गाना गाया है जो कि लोगों को पसंद आया। मुझे लगता है कि वो लोग मुझे एक अच्छी गायिका समझते हैं। तो आपके सवाल का जवाब है हाँ, मैं जरूर गाऊंगी। महर्षि शनाया की इस बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो मुझे तुम्हारा गाना जरूर सुनना चाहिए। क्या तुम बता सकती हो कि कौन सा गाना गाओगी? इतना कहते ही महर्षि बांसुरी उठाते हैं और शनाया से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए धुन बजाऊंगा। शनाया अपना सर हिलाते हुए कहती है, आपका धन्यवाद, लेकिन ये गाना मैं अकेले ही गाना चाहती हूँ। महर्षि अपनी बांसुरी को साइड में रखते हुए शनाया से कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें सही और गलत की पहचान नहीं है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं उनके गीत में अपनी बांसुरी बजाऊं, लेकिन तुम्हें उस धुन की समझ नहीं है। रात में तारे आसमान में चमक रहे थे और पूरी झील फूलों से सजी हुई थी। तब शनाया ने गाना शुरू किया। इस चांदनी रात में उसकी आवाज और भी प्यारी लग रही थी। आसमान में चमकते तारे उसके गाने की शोभा को बढ़ा रहे थे। जैसे ही उसने गाना खत्म किया, उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगी। महर्षि चाय की घूंट लेने के बाद मुस्कुराते हुए शनाया की तरफ देखकर कहते हैं, तुमने प्यारा गाना गाया, इसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या ये सब तुम इसीलिए कर रही हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? शनाया महर्षि की तरफ मुड़कर पूछती है, तो क्या आप मुझे जाने देंगे? महर्षि शनाया की बात का सीधा जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, ये मेरा कर्तव्य है और मैं चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता। शनाया कहती है, मैं इस बात को जानती हूं, इसलिए मैंने आपसे कभी पूछा भी नहीं। शनाया की बात सुनकर महर्षि को लगता है कि उन्हें शनाया के साथ सरलता से पेश आना चाहिए। साथ ही वो शनाया से कहते हैं, तुम सच में एक समझदार लड़की हो। तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए मैं तुम्हें 2 और मौके देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें परीक्षा की तैयारी कराने के लिए 3 दिन का समय दूंगा और चौथे दिन सबके सामने तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में तुम सच्ची साबित हुई तो तुम्हें उपहार मिलेगा, लेकिन झूठी निकलने पर। इतना कहते ही महर्षि चुप हो जाते हैं। इसलिए शनाया उनसे पूछती है, अगर मैं झूठी निकली तो क्या होगा? महर्षि शनाया की तरफ देखकर कहते हैं, जैसा कि तुमने कहा था, तुम्हें शक्तियां देवताओं से मिली हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तुम वहां से अपने लिए जीने का दूसरा मौका ढूंढ सकती हो, जिसके लिए तुम्हें जीने की कला सीखनी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। शनाया महर्षि से कहती है, आपका शिष्य बनना मेरे लिए किस्मत की बात होगी। महर्षि शनाया से कहते हैं, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। उस समय मैं तुम्हें एक शिष्य के नहीं बल्कि एक मंगेतर के रूप में देखना चाहूंगा। शनाया महर्षि की बात सुनकर हैरान हो जाती और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाते। कुछ देर सोचने के बाद शनाया महर्षि की तरफ मुड़ते हुए कहती है, क्या मंगेतर, ये आप क्या कह रहे हैं? शनाया फिर सोचने लगती है कि शिरीन के रूप में उसका मंगेतर बालासुंदरम था, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। बहुत कोशिशों के बाद बालासुंदरम को जेल भेज के शनाया ने उसे पीछा छुड़ाया है। अब अचानक एक और शादी की बात कहां से आ गई? ये सोचते हुए शनाया अपनी उंगलियां चटकाने लगती है। महर्षि शनाया के हाथों की तरफ देखते हैं और फिर शनाया से पूछते हैं, क्या तुम्हें इस बात से कोई खुशी नहीं हुई? शनाया के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से कोई पत्थर गिरकर उसके सर पर लग गया। तभी शनाया महर्षि के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आपकी बात सुनकर मुझे खुशी से ज्यादा हैरानी हो रही है। महर्षि शनाया से कहते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। शनाया गुस्से में महर्षि की तरफ देखते हुए पूछती है, तो ये क्या है? महर्षि शनाया से कहते हैं, वैसे भी तुम्हारी शादी की बात 13 साल पहले ही हो गई थी। महर्षि अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, 13 साल पहले जब मैं तुम्हारी माँ से मिला था तब तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारी माँ ने मुझसे तुम्हारा भाग्य देखने के लिए विनती की थी और उस समय मैं उनकी बात नहीं टाल सका। जब मैंने गणना की तो पता चला कि तुम 15 साल की उम्र से ज्यादा जी नहीं सकोगी, क्योंकि तुम्हारे रास्ते पर बहुत बड़ी आपदाएं आने वाली थी। लेकिन इसका एक उपाय भी था, अगर तुम किसी देवताओं से सम्मानित व्यक्ति से विवाह करती हो तो यह आपदा टल सकती थी। लेकिन तुम्हारी शादी पहले ही बालासुंदरम से तय हो गई थी, पर तुम्हारी माँ ने मेरी बात सुनकर मुझे तुमसे शादी करने को कहा। उस समय मैंने उनके सामने 2 शर्तें रखी। मेरी पहली शर्त यह थी कि बालासुंदरम को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया जाए, और दूसरी शर्त यह थी कि 15 साल की उम्र से पहले तुम्हें उन घने जंगलों में जाने से रोका जाए। शनाया हैरानी से महर्षि की तरफ देखते हुए सोचती है, यह अपने आप में कितना बड़ा मजाक है। शादी से मौत कैसे टल सकती है? कुछ देर बाद शनाया महर्षि से कहती है, मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया। महर्षि शनाया को समझाते हुए कहते हैं, यह बात तुम्हारी माँ और मेरे बीच में हुई थी, इस बारे में कोई और नहीं जानता। पर क्या एक मंगेतर के रूप में तुम मुझ जैसे इंसान को पाकर खुश नहीं हो? शनाया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और न ही उसे महर्षि की मंगेतर बनने में कोई रुचि थी। इसलिए शनाया महर्षि से कहती है, महर्षि, आप सच में एक मजाकिया किस्म के इंसान है, लेकिन
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है। महर्षि शनाया से कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, या तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ? शनाया मन ही मन सोचती है, हालांकि मैं आपका इरादा समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। शनाया फिर महर्षि से कहती है, मुझे विश्वास है कि मेरी माँ मेरी शादी 2 मर्दों के साथ तय नहीं कर सकती। महर्षि अपने हाथ से काले रंग की अंगूठी निकालते हुए शनाया से कहते हैं, ये हमारी सगाई की अंगूठी है जो मुझे तुम्हारी माँ ने दी थी। इसमें तुम्हारे जन्म की तारीख और समय दोनों ही लिखे हुए। क्या तुम इसे देखना चाहोगी? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैंने तुम्हारी माँ के सामने 2 शर्तें रखी थी और उन्होंने मेरी शर्तें मान ली थी, इसलिए मैंने अंगूठी ले ली। वो अंगूठी बड़ी कीमती लग रही थी और सच में उसमें शिरीन के जन्म की तारीख और समय लिखा हुआ था। इससे पहले कि शनाया उस अंगूठी को कुछ और देर देख पाती, महर्षि ने अपनी अंगूठी वापस ले ली। फिर उन्होंने शनाया से पूछा, अब तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं? शनाया महर्षि से कहती है, सगाई की अंगूठी तो हम दोनों के पास होनी चाहिए, फिर मेरे पास क्यों नहीं है? महर्षि शनाया को जवाब देते हैं, ऐसी 2 अंगूठियां, एक मेरे पास है और दूसरी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए रखी थी। दुर्भाग्य से वो बहुत जल्दी चली गई और इस बात का पता किसी को नहीं था, इसलिए मैंने भी चुप रहने में ही भलाई समझी। मैंने हमेशा अपना वादा निभाया है, इसलिए मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ। शनाया को महर्षि की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को अंदर दबा लिया और सोचने लगी, मुझे तो नहीं लगता है महर्षि अपना कोई वादा निभा रहे हैं। इसमें जरूर उनका कोई फायदा है। उन्होंने खुद ही परीक्षा रखी और अब वो चाहते हैं कि मैं उनसे इस परीक्षा को पार करने की विद्या सीखूं। अगर मैंने उनकी बात को नहीं माना तो मुझे उस घने जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। महर्षि शनाया से कहते हैं, तुम समझदार हो। शनाया अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए वो महर्षि की बात सुन नहीं पाती। साथ ही शनाया को ऐसा लगा कि महर्षि उसे मारने के तरीके ढूंढ रहे हैं। उसे महर्षि की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। शनाया की सगाई बालसुंदरम से हुई थी। हालांकि ये रिश्ता तोड़ना बहुत आसान था। दूसरी तरफ ये लग रहा था कि हो सकता है महर्षि सच कह रहे हों, फिर भी उनकी बात का कोई महत्व नहीं था। अगर शनाया उस युग से इस युग में नहीं आती तो शिरीन मर चुकी होती। साथ ही शनाया ये भी जानती थी कि सगाई बालसुंदरम की गलती के कारण टूटी थी, ना कि महर्षि की शर्त की वजह से तोड़ी गई थी। हो सकता है कि महर्षि को इस बात का बुरा लगा हो, इसलिए उन्होंने शनाया की परीक्षा रखी, क्योंकि महर्षि के पास शनाया को उस घने जंगल से बचाकर उसके साथ सगाई करने का यही एक मौका था। शनाया हिम्मत जुटाकर महर्षि की तरफ देखते हुए उनसे पूछती है, हो सकता है कि मैं आपकी शिष्य बनने के लिए पैदा हुई हूं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सगाई करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। महर्षि शनाया से कहते हैं, अगर तुम एक शिष्य के रूप में पैदा होती तो तुम्हें उस घने जंगल से बचने के लिए परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुम्हें फिर बताना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा वो सब सच है। तुम मानो या ना मानो, हमारी सगाई हो चुकी है और इस समय तुम जो भी फैसला करोगी उसी पर तुम्हारा भविष्य निर्धारित होगा। महर्षि की बात सुनकर शनाया समझ गई थी कि अगर शनाया एक शिष्य के रूप में पैदा होती तो उसे कभी भी उन घने जंगलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी जिंदगी के 15 साल सुकून में गुजरते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए परीक्षा में फेल होने के बाद उसे उस जंगल में डाल दिया जाएगा जहां से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। इतना सब कुछ जानने के बाद भी शनाया महर्षि की मंगेतर बनने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही शनाया के मन में सवाल भी उठ रहा था कि महर्षि का दूसरा प्लान क्या था। इसलिए शनाया महर्षि से पूछती है, महर्षि आपने मुझे 2 मौके देने की बात की थी, मैं जानना चाहती हूँ कि वो दूसरा मौका क्या है। महर्षि शनाया का जवाब देते हुए कहते हैं, दूसरा मौका बहुत आसान है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहती तो तुम खुद को बचाने के लिए जो कुछ कर सकती हो वो करो, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें अपने साथ परीक्षा के लिए ले जाऊंगा और तुम्हें परीक्षा पूरी करनी पड़ेगी। महर्षि की बात से साफ जाहिर हो गया था कि शनाया के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तभी शनाया अपने लिए तीसरा रास्ता ढूंढते हुए महर्षि से कहती है, आपके कहने के अनुसार मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं आपकी बात मान लूं और आप मुझे 3 दिन का समय देंगे। महर्षि शनाया से कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था तुम बहुत समझदार हो, आखिरकार तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, चलो वापस चलते हैं। 2 कदम आगे बढ़ते ही महर्षि के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। शनाया महर्षि से कहती है, आपको क्या हो गया, क्या आप नशे में हैं? महर्षि गुस्से से शनाया की तरफ देखते हैं। कुछ देर तक चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा जाती है। शनाया मछली पकड़ने वाली छड़ी को पकड़ते हुए महर्षि की तरफ देखती है। महर्षि उसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखकर कहते हैं, तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो, इसलिए तुम मुझे जहर देने की कोशिश कर पाई, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। महर्षि की बातों में सरलता थी, लेकिन उनकी बातों से यह भी लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। शनाया महर्षि की बात का कोई विरोध न करते हुए धीमी आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दीजिए,
महर्षि का शरीर कांप रहा था, उनके चेहरे का रंग हरा पड़ गया था क्योंकि जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। महर्षि हैरान होकर शनाया से पूछते हैं, ये चाय का कटोरा मेरा था, इसमें डली हुई चाय भी मेरी थी, मुझे बताओ तुमने इसमें जहर कब डाला? शनाया एक धीमी आवाज में महर्षि से कहती है, आपकी चाय में जहर नहीं है। आपकी समझदारी को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इस बात का पता लगा लेंगे कि मैंने आपको जहर कैसे दिया होगा। शनाया फिर से महर्षि से कहती है, आप कह सकते हैं कि आज आपकी किस्मत खराब थी, आप बाद में मुझसे इस बात की शिकायत नहीं कर सकते हैं कि मैंने आपको याद नहीं दिलाया। वो जहर जो आपने इससे पहले लिया था वो इतना असरदार नहीं था, इसलिए आप उसे आसानी से अपने शरीर से बाहर निकाल पाए, लेकिन इस बार आपके लिए ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए आप शांत होकर ध्यान लगाइए और सोचिए कि कौन सी आध्यात्मिक शक्ति आपको इस जहर से बचा सकती है। नहीं तो महर्षि अपनी हल्की आवाज में शनाया से पूछते हैं, नहीं तो क्या तुम्हारा दिया हुआ जहर मुझे मार डालेगा? शनाया महर्षि की बात का जवाब देती है, नहीं, यह जहर आपको नहीं मारेगा क्योंकि मैं आपको मारना नहीं चाहती, इससे आप सिर्फ नपुंसक हो जाएंगे। हाँ, पर नपुंसक होने के बाद भी आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इतना कहते ही शनाया अपना हाथ हिलाकर महर्षि की तरफ देखती हुई वहां से गायब हो जाती है। महर्षि झील की सतह पर देखते हुए सोच रहे थे और फिर अचानक से वो हंसने लगे। धीरे धीरे महर्षि की हंसी की आवाज बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बांस के जंगल में तेज हवा चलने लगी और साथ ही महर्षि की हंसी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे झील में लहरें विशाल रूप ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसपास सारा माहौल उनकी हंसी के अनुसार बदल रहा है। जैसे ही महर्षि ने हंसना बंद किया, वो पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने दूर कोने में किसी को छुपकर उनकी तरफ झांकते हुए देखा। महर्षि कहते हैं, तुम चारों बाहर आओ। महर्षि की आवाज सुनकर वो चारों लड़के बाहर आए। उन चारों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे जिसमें वो सुंदर दिख रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो नाविक हैं क्योंकि चारों लड़के नाव में सवार थे। उन चारों में से एक लड़का महर्षि को देखकर बोला, महर्षि आप यहाँ? महर्षि उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, अगर तुम मुझे जानते हो तो इतनी देर से तुम्हें कोई खेल लग रहा था? तुमने देखा कि मुझे जहर दिया गया है, फिर भी तुम में से कोई मेरे पास नहीं आया। तुम्हें नीचे उतरकर मुझे बचाना चाहिए। वो चौथा लड़का महर्षि की बात का जवाब देता है, इस जहर का तोड़ किसी के पास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके पास आने से डर रहे थे। महर्षि अपनी आस्तीन मोड़ते हुए कहते हैं, नहीं, इसका जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। उन चारों लड़कों से बात करते हुए धीरे धीरे महर्षि की साफ त्वचा बैगनी रंग में बदलने लगी, हालांकि उनकी उंगलियों का रंग बाकी जगह से ज्यादा गहरा था। आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि महर्षि को कोई जहर दे सकता है। वो चारों लड़के चुपचाप वहीं खड़े थे। उनमें से एक लड़का पूछता है, महर्षि क्या बता सकते हैं कि ये किस तरह का जहर है और आपको कैसा महसूस हो रहा है? महर्षि हंसते हुए अपनी भौएं उठाकर उनसे कहते हैं, तुम चारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी स्थिति का मजाक उड़ा रहे हो, है ना? ये कहते हुए महर्षि फिर से हंसने लगते हैं और उन चारों लड़कों को महसूस होता है कि उन्होंने महर्षि को नाराज कर दिया है, इसलिए वो महर्षि को उस जहर से लड़ते हुए देख उनके प्रति अपनी दया दिखाते हैं। हालांकि वो महर्षि को लेकर के इतने परेशान नहीं थे, फिर भी वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। साथ ही वो ये भी जानते थे कि इस जहर का असर कम करने का उपाय उन्हें मालूम नहीं है। महर्षि ने उन चारों की तरफ एक बार और देखा। हालांकि महर्षि जानते थे कि उनमें से कोई भी इस जहर का उपाय बताने के लायक नहीं है, इसलिए महर्षि को उनकी मौजूदगी बेकार लग रही थी। ये सोचते हुए महर्षि फिर अपनी उंगली की तरफ देखते हैं जिसका रंग फिर से बदल रहा था और उनकी उंगली में कोई कट नहीं था। जाहिर है उन्होंने खुद को उस जहर से ठीक कर लिया था। आखिर किस तरह शनाया महर्षि को जहर देने में कामयाब हो गई? क्या महर्षि ये जान पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।